नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर है वो 27वां चल रहा है। 27वां चैप्टर मानव के संवेदी अंग, मानव के संवेदी अंग, जिसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में मानव कर्ण की संरचना है वो हमने पढ़ी कि मानव कर्ण है या स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण के रूप में जो संरचना पाई जाती है उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अंदर देखो मध्य कर्ण होता है, उसमें कर्ण अस्थिकाएँ पाई जाती है। तो मैंने पहले वाली क्लास के अंदर ये बोला था कि ये टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कर्ण की संरचना पढ़ी थी तो उसके अंदर मान लो इसको हम शामिल कर लेते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता वो टॉपिक, इसलिए ये मैंने टॉपिक है वो अलग बनाया है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कर्ण अस्थिकाएँ। देखो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कर्ण अस्थिकाओं के बारे में, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो सुनने की क्रियाविधि है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। और उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे कर्ण में होने वाले रोग कौन कौन से, उन सब रोगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ण अस्थिकाएँ, ठीक है। तो स्तनधारी होते हैं, उनके कर्ण गुहा में 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। कितनी प्रकार की अस्थियां पाई जाती है? 3 प्रकार की। जितने भी स्तनधारी जीव है, ठीक है, जितने भी स्तनधारी जीव है उनके अंदर कर्ण गुहा में कितने प्रकार की अस्थिकाएँ पाई जाती है? 3 प्रकार की अस्थिकाएँ पाई जाती है, जो क्या करती है एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। मतलब जैसे ये है तो ये इससे जुड़ी हुई रहेगी, ये 3 है मान लो तो ये तीनों आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो कर्ण अस्थिकाओं की विशेषता क्या होती है कि जितने भी स्तनधारी जीव हैं उन सब में कितने प्रकार की अस्थिकाएँ पाई जाती है? 3 प्रकार की अस्थिकाएँ पाई जाती है। ये तीनों आपस में एक दूसरे जुड़ी हुई है। जैसे हमने चित्र में पढ़ा होगा, दोबारा देखना आप लोग, चित्र के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ण अस्थिकाएँ हैं वो तीनों अस्थिकाएँ आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इनकी विशेषता यही होती है कि ये क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। अब ये अस्थिकाएँ होती कौन कौन सी है? तो देखो सबसे पहली अस्थिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, धन या मेलियस, या मेलियस। सबसे पहली अस्थि कौन सी होती है? धन या मेलियस। ये अस्थिका मतलब सबसे पहली अस्थिका होती है कर्ण की, जिसका आकार क्या होता है? हथौड़े के समान, हथौड़े के समान आकार होता है। देखो कुछ विशेषताएं हैं जो आप लोगों को याद रखनी है कि ये मेलियस अस्थिकाएं होती हैं जिसका आकार कैसा होता है? हथौड़े के समान। हथौड़ा आप लोगों ने देखा होगा, तो जिस प्रकार से हथौड़ा होता है बड़ा होता होगा, लेकिन ये छोटी होती है, लेकिन उसका आकार किस प्रकार से होगा? जैसे हथौड़ा है उसी के समान होगा। और ये क्या होती है, किसके रूप में रूपांतरित रहती है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकुलर, ये नाम याद रखना, आर्टिकुलर अस्थि के रूप में क्या रहती है? रूपांतरित होती है या रूपांतरण से बनी होती है, ठीक है। ये क्या होती है? आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है। तो ये दोनों विशेषताएं अपने को याद रखनी है। किसमें? मेलियस में। समझ में आ गया होगा। अपने को हेडिंग लगानी है मेलियस, और मेलियस के अंदर अपने को क्या लिखना है कि इसका आकार हथौड़े के समान होता है या हथौड़े के आकार जैसा होता है, हथौड़े के जिस प्रकार की ये दिखाई देती है, और यह आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी होती है। यह आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है। तो ये हो गई 1 नंबर अस्थिकाएँ। दूसरी है स्थूल या इनकस, स्थूल या इनकस। दूसरी अस्थिकाएँ कौन सी है? स्थूल या इनकस। अब देखो इसका आकार कैसा होता है? निहाई के आकार का, निहाई के आकार का। इसका आकार कैसा होता है? निहाई के आकार का। तो अपने को ये याद रखना है कि इसका आकार किस प्रकार का होता है? निहाई के आकार का बना हुआ होता है। और ये क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है। सेम
दोनों बातें अपने को याद रखनी है इसमें भी। स्थूल या इनकस, इसका आकार निहाई के आकार का होता है, इसका आकार निहाई के आकार का होता है। यह कार्बोहाइड्रेट अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है। उसके पश्चात तीसरी है रकाब या स्टेपिज, रकाब, ठीक है। तीसरी कौन सी है? रकाब या स्टेपिज, स्टेपिज, रकाब या स्टेपिज। इसका आकार कैसा होता है? घोड़े की जीन, घोड़े की जीन के आकार का होता है, ठीक है। स्टेपिज है, उसका आकार कैसा होगा? घोड़े की जीन होती है उसके आकार का इसका आकार होता है। और होम हायोमेंड्रिबुलर, हायोमेंड्रिबुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है। किसके रूपांतरण से बनती है? ये हायोमेंड्रिबुलर अस्थि के रूपांतरण से बनती है। तो अब देखो, कर्ण अस्थियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर कर्ण अस्थियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर कर्ण अस्थियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार सबसे पहले, और इनकी विशेषता क्या होती है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ये क्या होती है? आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इसमें क्या होता है विशेषता? देखो, सबसे पहली हम कौन सी पढ़ रहे हैं? धन या मेलियस। धन या मेलियस ये हथौड़े के आकार की होती है तथा आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी होती है। यह हथौड़े के आकार की होती है तथा आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है। नंबर 2, स्थूल या इनकस, यह निहाई के आकार की होती है। स्थूल या इनकस निहाई के आकार की होती है तथा क्वाड्रेंटेड अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है, ठीक है। यह निहाई के आकार की होती है तथा क्वाड्रेंटेड अस्थि के रूपांतरण से बनी हुई होती है। और तीसरी है रकाब या स्टेपिज, यह घोड़े की जीन के आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? घोड़े की जीन की आकार की होती है तथा हायोमेंड्रिबुलर के रूपांतरण से, हायोमेंड्रिबुलर अस्थि है उसके रूपांतरण से बनी हुई होती है। अब देखो, ये तो हो गया अस्थियां। अब हम पढ़ेंगे सुनने की क्रियाविधि। अगला टॉपिक अपना रहेगा सुनने की क्रियाविधि। सुनने की क्रियाविधि मतलब हम किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं, ठीक है। तो सुनने की क्रियाविधि है वो किस प्रकार से होती है? तो इसमें देखो, जैसे 3 भाग होते हैं कर्ण के। मानव कर्ण है या स्तनधारी है, या मान लो कि मानव कर्ण है, उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकरण। कौन कौन से कर्ण होते हैं? बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकरण, 3 कर्ण होते हैं। इसी प्रकार इस क्रियाविधि को भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ठीक है। इस क्रियाविधि को भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बाह्यकर्ण होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है कर्ण पल्लव, ठीक है। एक तो क्या होता है? कर्ण पल्लव, और दूसरा होता है कर्ण कुहर। ये 2 भाग होते हैं इसके। तो ये भाग क्या करता है कि बाहर से जो भी ध्वनि है उसको एकत्रित करना, ठीक है, और एकत्रित करके कहाँ पे पहुँचाना? इस कर्ण कुहर में पहुँचाना। ये क्या करता है? इस बाहरी भाग है, ध्वनि है, उसको क्या करता है? एकत्रित करता है, और कर्ण कुहर में क्या करता है? पहुँचाता है। कर्ण कुहर में क्या होता है? कर्ण पटह में कंपन उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं। कर्ण पटह में क्या उत्पन्न हो जाने लग जाते हैं? कंपन उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब नंबर 2 स्टार्ट होता है, कौन सा? मध्यकर्ण स्टार्ट होता है। तो मध्यकर्ण के अंदर क्या होता है? मध्यकर्ण के अंदर अभी हमने पढ़ा मेलियस, और दूसरी इनकस और स्टेपिज, ये 3 अस्थियां पाई जाती है। इनमें के द्वारा ये जो ध्वनि है वो कहाँ पे पहुंचाई जाती है? इनके द्वारा इन तीनों के पास में पहुंचाई जाती है। इन तीनों के पास में पहुंचने के पश्चात अंतिम कौन सा होता है? जो अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण के अंदर क्या पाया जाता है?
कोकलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोकलिया। याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकलिया पाया जाता है। इसके अंदर क्या उत्पन्न होते हैं? कंपन उत्पन्न होते हैं, और ये कंपन होते हैं, इन कंपनों को या इस ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये कोकलिया करता है। तो इस प्रकार से होती है ध्वनि सुनने की क्रियाविधि। तो इसको एक साथ में देखना आप लोग कि किस प्रकार लिखना है। सुनने की क्रियाविधि, बाह्य वातावरण से कर्ण पल्लव द्वारा ध्वनि को एकत्रित किया जाता है तथा कर्ण पल्लव ध्वनि को कर्ण कुहर में पहुंचाता है, जहां पर कर्ण पटल में कंपन उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात ध्वनि मध्य कर्ण में स्थित मेलियस, इनकस व स्टेपिज से होते हुए अंतःकरण में प्रवेश करती है, जहां पे कोकलिया में अनेक प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं तथा कोकलिया उस ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये होती है सुनने की क्रियाविधि। समझ में आ गया होगा सुनने की क्रियाविधि क्या होती है। अच्छी तरह से दोबारा समझ लेना कि सुनने की क्रियाविधि क्या होती है। एक साथ में जैसे इसका वर्णन लिखना है, इसका वर्णन क्या करना है? एक साथ में लिखना है। किस प्रकार से लिखना है कि बाह्य वातावरण से, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बताया आपको, बाह्य वातावरण से ध्वनि को कर्ण पल्लव द्वारा एकत्रित किया जाता है तथा कर्ण पल्लव ध्वनि को कर्ण कुहर में पहुंचाता है। कर्ण कुहर में स्थित कर्ण पटल में अनेक प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात ध्वनि मध्य कर्ण में स्थित मेलियस, इनकस व स्टेपिज से होते हुए अंतःकरण में प्रवेश करती है, जहां पर कोकलिया में अनेक प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं और कोकलिया इस ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हो गया अपने सुनने की क्रियाविधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे कर्ण के रोग, मतलब कान के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। कर्ण के रोग, देखो इससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कई जैसे ऐसे मैसेज आए हैं, कमेंट आते हैं इस प्रकार की कि जैसे मैं रोग बताता हूं तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जितने भी रोग हैं उनको शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि उनके उपचार, बचाव और लक्षण 3 होते हैं प्रत्येक रोग के। तो कई बार ये अनेक कमेंट मैंने पढ़े हैं कि सर इनके उपचार, बचाव या लक्षण ये नहीं आते, परीक्षा में नहीं आते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि अपनी किताब के अंदर जितने भी रोग हैं उनकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। पूरी किताब के अंदर जितने भी रोग हैं उनकी अलग वीडियो, उसके अंदर उपचार, बचाव, ठीक है, लक्षण, निवारण के क्या उपाय हैं, ये कंप्लीट उनकी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं केवल जैसे मान लो कि इस चैप्टर में ये रोग है, केवल उसके बारे में नॉर्मल बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट के अंदर एक अलग वीडियो जिसके अंदर कंप्लीट रोग हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए अच्छी तरह से आप लोग अभी जो बताया जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ते रहें। अभी कई लोगों के ये कमेंट आते हैं नोट्स, तो आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए, नोट्स आप लोगों को खुद बनाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे से अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन आप लोग खुद नोट्स बनाओ। खुद का किया हुआ काम हमेशा अच्छा रहता है। एक ही यदि मैं ये मानूं कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, यदि हम वो कार्य खुद करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोग नोट्स से ही पढ़ सकते हो, आपको समझना नहीं है, वीडियो नहीं देखना है, नोट्स से पढ़ सकते हो तो किताबें बहुत पढ़िए। अनेक ऐसे पब्लिकेशन है जो नोट्स के रूप में बुक निकाल सकते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन आप लोग वीडियो को देखो और उसको समझो और उसके बाद में खुद नोट्स बनाओ। अगर खुद आप लोग जितना नोट्स बनाओगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अब कई लोग हैं बहुत पीछे हैं, अभी बहुत ही पीछे हैं, मतलब कई चैप्टर जैसे कई 21वें, 22वें, 23वें तक चल रहे हैं। फिर कई क्या है कि वो प्रश्न पूछते हैं तो उनका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो पहली बात मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग कंप्लीट साथ में आ जाइए। एक बार आप लोग साथ आ जाओगे, उसके बाद में जितने भी मान लो कि आज मैंने क्लास बनाई है उसके अंदर आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूज हैं, कोई भी प्रश्न है, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको वो मैं बता दूं।
लेकिन आप लोग बहुत पीछे हो तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं बता सकता। इसलिए आप लोग अपना थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए और टाइम ज़्यादा देके एक बार जो अपने कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, जैसे हमेशा की एक वीडियो आती है तो उसके साथ में आ जाइए। 27वां चैप्टर चल रहा है, एक क्लास के बाद में ये 27वां चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप लोग अभी 21-22 में बैठे हो, तो घर पे 5 दिन ज़्यादा पढ़ाई कर लें। अगर आप साथ आ जाओगे तो आपको 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा और उस साथ के लिए आप 5 दिन है वो 5-5 घंटे पढ़ लें और कंप्लीट जितने भी मेरे पहले के वीडियो डाले हुए हैं तो वो देख लें और एक बार साथ हो जाएं। लेकिन ये नहीं कि साथ होने का मतलब कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले पीछे वाले जितने भी वीडियो हैं वो देखने हैं, उसके बाद में ही आना है साथ में। ये नहीं कि अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पहले वाले समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले बता दी है, अब मैं दोबारा उसको नहीं बताता हूँ। तो आप लोग पहले के जितने भी डाले हुए हैं उनको कंप्लीट अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद में ये स्टार्ट करो। आगे अपना देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम कि कर्ण के रोग। कर्ण के रोग, देखो कर्ण के रोग के अंदर सबसे पहला रोग है लेब्रिरिन्थाई। लेब्रिरिन्थाई, देखो इसके अंदर पहला रोग कौन सा है? लेब्रिरिन्थाई। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को स्थायी रूप से बहरापन हो जाता है। मतलब व्यक्ति क्या हो जाता है, इसमें बहरा हो जाता है। जिसके ये रोग हो जाता है उसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। दूसरा रोग है मेनियर्स। मेनियर्स रोग, दूसरा कौन सा रोग है? मेनियर्स रोग। अब इसमें क्या होता है कि इस रोग में कान के पास में घंटी जैसी आवाज बजने लगती है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि कान के पास में घंटी जैसी आवाज बजने लगती है। कौन से में? मेनियर्स रोग में। तो ये इसका लक्षण याद रखना है। उसके पश्चात देखो तीसरा रोग है वो है कर्णशोथ। कर्णशोथ, इसमें क्या होता है, कान बहने लग जाता है। ठीक है, कान के अंदर दर्द होता है। इसमें क्या होता है, कान बहने लग जाता है और कान के अंदर दर्द उत्पन्न होता है। तो देखो मुख्य रूप से कर्ण के 3 रोग हैं। पहला है लेब्री स्थायी रोग, इस रोग में स्थायी रूप से बहरापन हो जाता है। दूसरा मेनियर्स रोग, इस रोग में कान के पास में घंटी जैसी आवाज बजने लगती है। और तीसरा है कर्णशोथ, जिसमें कान बहने लगता है और कान के अंदर दर्द महसूस होता है, अत्यधिक दर्द होता है। तो ये रोग थे। दोबारा बता रहा हूँ कि जितने भी अपने रोग पढ़ेंगे उसका मैं अलग से बनाऊँगा, कंप्लीट रोग जितने भी, जिससे क्या हो कि आप जैसे मान लो एग्जाम के अंदर एक रोग का प्रश्न पूछा जाता है तो हर चैप्टर में ये रोग दिए हुए हैं। आप लोग हर चैप्टर में पढ़ोगे इन रोगों को तो अच्छी तरह से याद नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को एक अच्छा ट्रिक से कंप्लीट रोग है किस प्रकार से याद रखने हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये फैलते हैं, किस प्रकार से इनसे बचा जाता है, किस प्रकार की दवाई इसमें उपयोग होती है। तो इसको मैं एक ट्रिक बता के आप लोगों को कंप्लीट याद करवाऊंगा और ये हम बाद में करेंगे जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत और बच गया है, वो अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करते रहें और चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। पहला काम आप लोगों का यही है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो है उसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद।